अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉन्टीन्यूस फंक्शंस। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाऊँ कि हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने क्या लिखा था कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एल इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, हम लिमिट की डेफिनेशन इस तरह से करते थे कि किसी नंबर a के ऊपर फंक्शन की लिमिट l है, इफ एंड ओनली फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव such that fx minus l less than epsilon whenever 0 less than x minus a less than delta। इसका मतलब कि यहाँ पे जो लेस देन की बात हम करते थे वो एम्फेसाइज करते थे कि x नॉट इक्वल टू a है, लेकिन चूंकि अब हमें a के ऊपर कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है कि a के ऊपर भी हमें वैल्यू को देखना है, इस वजह से हम इस कंडीशन को हटा देंगे और यहाँ पे l की जगह पे f ऑफ a ले आएंगे, चूँकि हमारी कॉन्टिन्यूटी एट a डिस्कस होने जा रही है। तो डेफिनेशन क्या होगी कि अ फंक्शन f is said to be continuous at a continuous at x is equal to a if limit x tends to a f x is equal to f of a। मैंने ये लिमिट की डेफिनेशन साथ लिखी है ताकि आपको कंपेयर करना आसान हो जाए। यहाँ पे जब लिमिट l कहते थे तो हम कहते थे कि x टेंड्स टू a एफ एक्स जो है वो कोई आंसर दे गया, l दे गया। लेकिन अब चूंकि हमने कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है, ये लास्ट चैप्टर में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस की थी लिमिट्स की सारी बातें। राइट लिमिट क्या है, लेफ्ट लिमिट क्या है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या तब्दीली आई कि l की जगह पे हमने f कर दिया। वहाँ पे हमें ये गारंटी नहीं थी कि क्या a के ऊपर फंक्शन जो है वो अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, यानी कि a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आती है या नहीं आती, उस पर हमें एश्योरिटी नहीं थी। लेकिन अब तो आप कॉन्टिन्यूटी एट a की बात करना चाहते हैं ना, तो a के ऊपर जो है वी अंडरस्टैंड कि a के ऊपर वैल्यू होगी। हमें तो अब ये देखना है क्या वो वैल्यू लिमिट के बराबर है। यहाँ पे पहले लिमिट थी, अब वैल्यू आ गई, तो इसका अंदर ये लिमिट वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो कॉन्टिन्यूटी होगी, राइट। अगर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो तब तो हम कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं करेंगे, तब तो सिंपली आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि पिछले चैप्टर में आइडिया यही था कि a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो अब हम a के बारे में गेस करना चाहते हैं, तो फिर कहाँ से देखिए, फिर उसके राइट से या लेफ्ट से उसके वैल्यू के बारे में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू, उसको कैलकुलेट करने की हम कोशिश करते थे, राइट। लेकिन अब तो हमें a पे है, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट a delta positive such that fx minus f of a mod is less than epsilon whenever x minus a mod is less than delta। अब देखिए हमने इस कंडीशन को अब छोड़ दिया, ये जो कंडीशन थी 0 लेस देन a, ये एम्फेसाइज करती थी लिमिट के डेफिनेशन में कि x इज नॉट इक्वल टू a है, यानी कि अब a के अलावा हम बात करते थे चूंकि a के ऊपर फंक्शन अवेलेबल नहीं था। लाइक अगर हम ये फंक्शन रखते थे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन x ओवर x, तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो जो है वो अवेलेबल नहीं था, तो जब आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करते थे तो कहते थे एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो।
जो कि जब एफ ऑफ जीरो निकालेंगे 0/0 आ जाएगा, तो वो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम एम्फेसाइज करते थे 0 लेस देन x minus a, emphasizing the concept that x is not equal to a. That's why you are saying x tends to a. ठीक है, x is not equal to a. तो अब यहाँ पे क्या है, चूंकि हमारे पास a के ऊपर भी वैल्यू की बात करनी है, तो अब ये हम कंडीशन को हटा देंगे। अगर आप ये कंडीशन लगाएंगे तो इसका मतलब a के ऊपर तो नहीं देख रहे, जबकि हमें f ऑफ a की बात भी करनी है, f ऑफ a होना चाहिए। इसका मतलब अब 3 कंडीशंस बन गई। अगर आप देखें तो यू हैव 3 कंडीशन। वन इज a के ऊपर फंक्शन को एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि जो फंक्शन की डोमेन है उसके ऊपर a की वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंडली कि ये लिमिट की तरह पे ये डेफिनेशन जो है, यानी कि लिमिट होनी चाहिए, यहाँ से देखिए ये लिमिट होनी चाहिए। एंड द थर्ड कंडीशन इज लिमिट और वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो फिर वही डेफिनेशन है, यू सी हियर एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे एल था और यहाँ पे हमने अब एफ ऑफ ए कर दिया। ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा। तो अब जस्ट आप उस पॉइंट को भी शामिल कर रहे हैं। ये सारी डिस्कशन हुई है। अगर कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम है या उन्होंने ये लेक्चर फर्स्ट टाइम सुना है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लिमिट की जो डेफिनेशन हमने बनाई थी वहाँ 2-3 लेक्चर ज़रा डिटेल से सुनिए, तो तब आप यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि वहाँ हमने डिटेल से ये बात की थी किस तरह से एप्सिलॉन और डेल्टा का ताल्लुक है। थोड़ा सा मैं यहाँ भी आऊँगा, लेकिन बहरहाल दिस डेफिनेशन इज़ वेरी मच क्लियर नाउ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कहना चाहिए फिर कि लिमिट जो कॉन्टिन्यूटी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिस मीन्स दैट नंबर 1 क्या है, ए जो है इज इन द डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, सबसे पहले जो आप पॉइंट ए ले रहे हैं एफ की डोमेन से होना चाहिए। ए इज इन द डोमेन of f, that is f of a exist। पहले तो ये बात इसको हम नोटिस कर लें कि जो a है अब आपकी फंक्शन की डोमेन में मौजूद है। पहले प्रॉब्ली हमें a को हम निकाल देते थे, चूँकि हमें प्रॉब्लम आ रही होती थी। हमने ये आपको कहा था कि अगर हमें किसी नंबर के ऊपर वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम नहीं है तो वही उसकी लिमिट है। तो नेचुरली जब हमें प्रॉब्लम आती थी तो उसको हम डोमेन से निकाल देते थे। सो हियर जो ए है वो डोमेन का एलिमेंट है। अगर डोमेन का एलिमेंट है तो मैं दूसरे अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, ये बात। अब दूसरी बात क्या है कि सेकंड इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए के ऊपर उसकी राइट लिमिट भी होनी चाहिए और लेफ्ट लिमिट भी होनी चाहिए, और वो दोनों इक्वल होने चाहिए। दैट इज बोथ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स एंड limit x tends to a plus fx exists and limit with a negative fx limit x tends to a plus
एफ एक्स। लेकिन यहाँ थोड़ी सी कंडीशन है कि ये हमने बताया था कि अगर राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो लेफ्ट लिमिट ही लिमिट ऑफ द फंक्शन होगी, और अगर लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो राइट लिमिट लिमिट ऑफ द फंक्शन होगी। ये मैं उस केस में बात कर रहा हूँ जब दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है बोथ लेफ्ट एंड राइट दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, उस केस में नहीं जहाँ पे फंक्शन जो है उसकी एक ही लिमिट अवेलेबल है, दूसरी अवेलेबल नहीं है, तो हम एक लिमिट से लिमिट एग्जिस्ट कह देते हैं, हमें आगे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जनरल स्पेक्ट्रम में बात हो रही है, क्योंकि नॉर्मली जो है आप फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट कैलकुलेट करते हैं। वो बड़े ख़ास फंक्शन है जिसमें x लेस देन a के लिए डिफाइन किया गया है, फंक्शन ही ऐसे डिफाइन किया गया है कि उसकी जो है लेफ्ट लिमिट अवेलेबल है लेकिन राइट अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ एक ही लिमिट जो है लिमिट ऑफ द फंक्शन बन जाएगी। रिमेंबर, डोंट बी कंफ्यूज्ड, दिस इज फॉर दोज फॉर विच लिमिट लेफ्ट एंड राइट बोथ एग्जिस्ट। अगर दोनों एग्जिस्ट करती है फिर दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज आप ये भी लिख सकते हैं, if both left and right exist then ये भी कह सकते हैं, that is, चलो if लगा लेते हैं हम, if both limit this and this exist then they should be equal। अगर एक ही एग्जिस्ट करती है तो फिर तो ऑफ कोर्स लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट, अब ये हो गया, ये इस बात को कवर हमने कर लिया कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, एक ही लिमिट है तो वही लिमिट की एग्जिस्टेंस हो जाएगी, लेकिन अगर दोनों एग्जिस्ट करती है तो फिर बोथ शुड बी इक्वल। एंड थर्ड इज वो क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। और तीसरी बात ये, तो अब इसमें और लिमिट की डेफिनेशन में क्या फ़र्क है, वहाँ पे ए का डोमेन में होना ज़रूरी नहीं था, यहाँ पे ए जो है वो डोमेन का मेंबर लाजमी है, इसका मतलब है एफ ऑफ ए एग्जिस्ट। दूसरी बात, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर फंक्शन एक ही तरह से डिफाइन है, लाइक अगर एफ एक्स जो है यूँ हो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 when x is less than 9 and 3 when x is equal to 9, तो अब ये फंक्शन एक ही तरह से डिफाइन है, लेफ्ट साइड से है, तो अब ऑफ कोर्स इसकी लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे, यहाँ पे इसकी राइट लिमिट की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे 9 के साथ जो लेफ्ट लिमिट होगी दैट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सच केसेस, लेकिन ऐसे फंक्शन जिनमें राइट लिमिट की बात भी हो रही है और लेफ्ट लिमिट की बात भी हो रही है, उन दोनों की फिर इक्वालिटी की बात भी होनी चाहिए। तभी हम कहते थे, ये तो वैसे भी एक आम सी डेफिनेशन है कि जब हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट, दिस ऑलवेज मीन्स दैट इफ राइट एंड लेफ्ट बोथ लिमिट एग्जिस्ट देन दे शुड बी इक्वल, राइट। एंड थर्डली देयर इज अनदर कंडीशन इज दैट कि ये जो लिमिट है वो वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ ए अब एग्जिस्ट करता है तो अब हमें एल की जरूरत नहीं है, ये जो एल है ये लिमिट बन जाएगा, तभी वो जो आपका डिसकंटिन्यूटी वाला जो डॉट था अब वो फिल हो गया, वहाँ पे एफ ऑफ ए आ गया, राइट। सो इसकी एग्जांपल आप देखें, हम एग्जांपल से बात करते हैं। कि अगर मैं इसकी बात करूं कि एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, तो अब आप देखिए इस यहाँ पे मैं कह देता हूँ व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 और 4 आ जाता है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। तो अगर मुझे सिर्फ इसको ड्रॉ करना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है तो रिमेंबर इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये वही स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमारा जो है जो ग्राफ है ये इसी किस्म की स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जो 2 के ऊपर हमारे पास जो पॉइंट है
वो अवेलेबल नहीं है, लाइक दिस एक लाइन है, और अब 2 के ऊपर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने 2 के ऊपर जो है एक ओपन सर्कल बना दिया कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं, जब ये नया फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर लेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू एंड 4 व्हेन x इज इक्वल टू, तो 2 के ऊपर वैल्यू 4 है, तो अब आप इसकी जब लिमिट कैलकुलेट करते हैं 2 के राइट से और लेफ्ट से ऑलमोस्ट इट इज 4, ये तकरीबन 4 है। लेकिन जब आपने इसको वैल्यू भी 4 दे दी, तो जब फिल करेंगे 2 के ऊपर 4 तो ये हमारे पास फिल हो जाएगा। इसका मतलब ये सिंपली ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब इसमें वो डिसकंटिन्यूटी जो है हमने रिमूव कर दी है। सो ये जस्ट हम आइडिया दे रहे थे कि हमारे पास जो अगर हम डोमेन में ये अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, तो हमारे पास इस किस्म का ग्राफ बन जाएगा। अगर डोमेन में अवेलेबल नहीं है, अब ये 2 डोमेन में नहीं है, तो इसके ऊपर वैल्यू भी आंसर भी नहीं करती। लेकिन जब कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो 2 के ऊपर भी आंसर होना चाहिए। वो और बात है कि ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन 2 के ऊपर आंसर होना चाहिए। वो बाद में हम थर्ड कंडीशन से वेरीफाई करेंगे, क्या वो लिमिट और वैल्यू इक्वल हैं। अगर हैं तो हम कहेंगे ये कॉन्टिन्यूस है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे डिसकंटिन्यूस। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। तो हमारी जो डेफिनेशन है इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा मैं डेफिनेशन को दोबारा लिमिट की तरह जो है वो देखूंगा। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी कि फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट fx minus f of a mod is less than epsilon whenever x minus a mod less than delta। तो अब इसको थोड़ा सा मैं फर्दर उसी अंदाज से लेके चलूँ, तो ये बनेगा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन whenever minus delta less than x minus a less than delta। So this is inquired कर लें, f of a minus epsilon is less than f of x is less than f of a plus epsilon whenever a minus delta is less than x less than a plus delta। तो लुक एट दिस, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स बिलोंग टू एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, ये दिस whenever x belong to a minus delta a plus delta। इसका मतलब क्या, व्हाट इज दिस, ये बेसिकली है v एप्सिलॉन ऑफ f ऑफ a, f ऑफ a की एप्सिलॉन नेबरहुड, f ऑफ a की एप्सिलॉन नेबरहुड, और ये है v डेल्टा ऑफ a, ये a की डेल्टा नेबरहुड है। तो इसका मतलब हमारी डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी की क्या बनी। सो डेफिनेशन इज सेइंग दैट for epsilon positive there exists delta positive such that fx belong to v epsilon of f of a whenever x belong to v delta of a। Look at this is the definition कि जब भी हमारा फंक्शन जो है एफ ऑफ ए की एप्सिलॉन नेबरहुड को में है, जब भी हमारी जो पॉइंट जो है एक्स जो है वो हमारा ए की डेल्टा नेबरहुड में है। पहले डिलीटेड होता था, ए को निकाल देते थे, डिलीटेड में हम यहाँ पे स्टार लगाते थे।
और इसका मतलब था कि इस नेबरहुड से ए को निकाल दे, लेकिन अब हमारा स्टार नहीं है, इसका मतलब ए भी इस नेबरहुड का पॉइंट है। लुक एट हियर, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, यानी कि ए से इधर भी आप अवेलेबल है और ए के उधर भी। ए के ये ए है तो ये ए माइनस डेल्टा और ये ए प्लस डेल्टा, और ये ए है, इसमें ए भी शामिल है। तो पहले हम ए को शामिल नहीं करते थे, ए को हम स्टार लगाते थे, डिलीटेड नेबरहुड में रखते थे और उसको बाहर निकाल देते थे। बट हियर आपका ए जो है वो डोमेन का पॉइंट है, रिमेंबर ए पे फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, वो बात की बात है, और दूसरी ए पे लिमिट भी होनी चाहिए, एंड थर्डली दोनों बराबर होने चाहिए, राइट। हो सकता है वैल्यू भी हो, लिमिट भी हो, लेकिन इक्वल ना हो, तो तब हम कहते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि तीनों में से कोई एक कंडीशन भी वायलेट करती है तो वी विल से दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो अब हम इसी बात को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं ग्राफिकली। ये देखिए, ये हमारा फंक्शन है और ये को पॉइंट है, राइट, और लेट्स से दिस इज योर ए। ऑफ कोर्स ए के ऊपर ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज एफ ऑफ ए, और मैंने आपको बताया था फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव, एप्सिलॉन जो है वो गिवन होता है, आपको पहले से चूज करना होगा। तो ये जनाब लेट्स से मैं यहां से यहां इतना, ये डिस्टेंस जो है मैं एप्सिलॉन ले लेता हूं, तो ये भी डिस्टेंस एप्सिलॉन होगा, लाइक दिस, लाइक दिस। अब ये मेरा एफ ऑफ ए है, ये क्या है, दिस इज एफ ऑफ ए, और ये क्या है, ये डिस्टेंस मेरा एप्सिलॉन है, ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस भी एप्सिलॉन है। तो व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, एंड व्हाट इज दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। इसका ये टोटल क्या बन गई, ये स्ट्रिप बन गई वी एप्सिलॉन ऑफ एफ ऑफ ए नेबरहुड बन गई, राइट। उसके बाद अब देखिए यहाँ से ये कट कर रहा है, तो यहाँ एक मैंने ये लगा ली, यहाँ पे ये कट कर रहा है, एक मैंने ये लगा ली। अब ये जो है वो लेट से जो मिनिमम है वो डेल्टा होता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, तो मिनिमम को डेल्टा ले लेना। लेट से ये छोटा है तो फिर इसको भी उतना ही कर लें। अभी तो मुझे जैसा लेट से अगर ये मिनिमम, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो यहाँ पे एक लाइन और लगा के अब ये दोनों इक्वल कर ले, ये और ये इक्वल कर ले, क्योंकि ये डेल्टा है, तो दिस इज ए माइनस डेल्टा, दिस इज ए प्लस डेल्टा, एंड दिस नेबरहुड इज वी डेल्टा ऑफ ए। अब आपको ये क्लियर हो गया कि क्या है, कि किस तरह से इधर नेबरहुड आएगी और इधर। अब हम इसको स्टडी करते हैं, देखिए अब मैं स्टडी करूंगा कि दिस इज योर रेक्टेंगल, right, it's your rectangle, तो ये कोई आइडिया बनता है कि ये स्मॉल, जब यहां से कोई भी पॉइंट लें, यहां से कोई भी पॉइंट लें, तो उसके कॉरस्पॉन्ड वैल्यू जो है वो इस नेबरहुड के अंदर आनी चाहिए। देखिए यहां से मैं अगर इस पॉइंट पे डिस्कस करता हूं, तो लुक एट हियर, ग्राफ इज अवेलेबल, और ये वैल्यू कहां पे है, यस इसी नेबरहुड के अंदर है। सो whenever you take a value from this small neighborhood, whenever you take x belong to be delta of a, its value should be in this neighborhood, तो तब हम कहेंगे कॉन्टिन्यूटी है। देखिए यहां से आप पकड़े कोई पॉइंट, ये टच हो रहा है, और ये देखिए यस द वैल्यू इज इन दिस नेबरहुड। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्ड हम एक ऐसी एग्जांपल बनाइए जिसमें फंक्शन जो है वो लेट से लाइक दिस, और ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। तो लुक एट
ये हमारी नेबरहुड है, दिस नेबरहुड वी एप्सिलॉन एंड दिस पॉइंट एंड दिस नेबरहुड इज लेट्स से वी डेल्टा। तो यहाँ एक पॉइंट लेते हैं ये, तो यहाँ ग्राफ ये मिलता है, और लुक एट वी आर अवे फ्रॉम दिस नेबरहुड। तो जब डिसकंटिन्यूटी है तो आप देखिए यहाँ से पॉइंट लेते हैं, तो आपका जो ग्राफ चूंकि टूटा हुआ है, तो यहाँ से जब आपने पॉइंट लिया तो अब यहाँ पे फंक्शन को आप टच किया, और ये देखिए वैल्यू तो इस नेबरहुड से अवे चली गई। इस तरह से यहाँ भी एक पॉइंट देख लें, यहाँ भी एक पॉइंट देखा तो ये यहाँ टच किया, तो ये वैल्यू ये है। चूंकि यू नो वैल्यूज आर ऑलवेज अलोंग वाई एक्सिस एंड domain values we like to choose along x axis। तो you see इसका मतलब है कि जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो डोमेन के पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्ड आपको जो वैल्यूज मिलती हैं वो नेबरहुड से बाहर चली जाती हैं। सो यू आर टेकिंग अ वैल्यू फ्रॉम हियर बट इस वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी इन दिस नेबरहुड, दैट्स व्हाई योर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। दोबारा आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ तो हमने ये, मैं दोबारा आई वांट टू रिवाइज, ये दोबारा रिवाइज करना चाहता हूँ, इसको फिर गौर से देखिए। क्योंकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आगे चलना आसान होगा। सो डेफिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। देखिए ये फंक्शन है लाइक दिस, ये आपका पॉइंट है, ये ए है, तो ए के ऊपर आपकी ये वैल्यू, दिस वैल्यू, ऑफ कोर्स दिस इज योर एफ ऑफ ए। तो एप्सिलॉन जो है, मैंने आपको पहले भी कहा कि एप्सिलॉन प्री असाइंड होता है, हम उसको पहले चूज करते हैं, राइट। तो हमें एप्सिलॉन को चूज करना पड़ेगा। हम एप्सिलॉन चूज कर लेते हैं, लेट्स से इतना है, ये एप्सिलॉन है लाइक दिस, और ये भी एप्सिलॉन है, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे। तो यहां से एक लाइन फिर हमने ड्रॉ कर दी, ओके, दिस इज योर एप्सिलॉन। सो व्हाट इज दिस पॉइंट, ये दिस डिस्टेंस इज एप्सिलॉन, दिस डिस्टेंस इज एप्सिलॉन। सो दिस पॉइंट इज एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, दिस पॉइंट इज एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, एंड दिस नेबरहुड, ये जो है दिस नेबरहुड इज v एप्सिलॉन ऑफ f ऑफ a। इस तरह से अब ये यहां पे टच कर रहा है और ये यहां पे टच कर रहा है। तो लुक एट, हमने यहां मिनिमम चूज करना होता है। ये डेल्टा मिनिमम आ गया, जितना ये है उतना ही आप इधर आइए और यहां से एक रेक्टेंगल बना लीजिए। तो ये अब पॉइंट आपको हो गया a माइनस डेल्टा, और ये पॉइंट हो गया a प्लस डेल्टा, और ये जो नेबरहुड हो गई v डेल्टा ऑफ a। अब इस के कॉरस्पॉन्ड रेक्टेंगल को प्रोमिनेंट कर ले, बाकी छोड़ दें। ये मैंने छोड़ दिया, अब इसकी जरूरत नहीं मुझे, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। सो आई डोंट वांट टू सी दिस एज वेल, ऑफ कोर्स। राइट, अब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या करेंगे, यहां से कोई भी पॉइंट लें इंक्लूडिंग ये डेल्टा डिस्टेंस, यहां से कोई भी पॉइंट लें, whenever you are taking x from v डेल्टा पे, इस नेबरहुड से कोई भी पॉइंट लें, लेट्स से मैं ये लेता हूं इंक्लूडिंग ए, तो इसका आंसर देखिए, यस वो इस नेबरहुड के अंदर आ रहा है। ये आंसर होते हैं, ये डोमेन वैल्यूज, ये आंसर आ गया। लेकिन इसको स्टडी यहां से करते हैं कि कितना अबव आ गया। यहां देखिए, यहां से पॉइंट लिया और ये दिस, यस इसका तो इंक्लूडिंग ए पे भी देख लें, ए पे भी आपका आंसर इधर ही है। यू आर इन द नेबरहुड, व्हेनेवर यू आर टेकिंग एक्स फ्रॉम दिस, योर वैल्यू इज इन दिस नेबरहुड। तो जब भी आप डेल्टा नेबरहुड से कोई पॉइंट लेते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन नेबरहुड में आती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है अब कॉन्टिन्यूस है। लिहाजा ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है वो चेक है,
वो आप सस्पेक्टेड लिमिट को टेस्ट करते हैं, सस्पेक्टेड वैल्यू को टेस्ट करते हैं, क्या वाकई ये लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, और दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। यस इट इज कॉन्टिन्यूस बिकॉज यू आर गेटिंग पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑल डोमेन पॉइंट्स। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्ड अगर हमारा हमारा इस किस्म का रेक्टेंगल होता लाइक दिस, अब ये हमारा डोमेन हो गया, ये डोमेन है v डेल्टा ऑफ a, और ये हमारा जो है v एप्सिलॉन ऑफ f ऑफ a है, और फंक्शन हमारा u है, लेट्स से u। तो अब देखिए यहां से जब मैं पॉइंट लूंगा तो ये फंक्शन यहां टच करता है, इसका ये वैल्यू जो है अवे चली जाती है, इस डोमेन से बाहर, इस नेबरहुड से बाहर चली जाती है। सिमिलरली यू टेक फ्रॉम हियर, लेट्स से ये है, लेट्स से इसकी वैल्यू भी यहाँ कहीं आई हुई है, तो यू टेक, अगर ए के ऊपर चेक करते हैं, ए के ऊपर भी यूर अवे, तो जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो इसका मतलब है, चूंकि ये रेक्टेंगल बहुत स्मॉल है, आपके ذहन में ये आ रहा होगा, यू मे हैव वन क्वेश्चन, वो मैं ये करता हूँ कि आपके दिल में ये आ सकता है कि फर्ज करें हमारा फंक्शन जो है वो ऐसे है, ऐसे टूटा है, ठीक है, तो फिर भी देखें इसकी वैल्यू जो है, वैल्यू आपकी जो है लेट से यहाँ आ जाती है, राइट, वैल्यू आपकी यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो आप कहेंगे लो जी अब तो जैसे मर्जी चेक कर लें आप, लेट से ये मेरा v डेल्टा ऑफ a है, आप कहेंगे जी ये देखें यहाँ भी अंदर है, यहाँ भी अंदर है, ये भी अंदर है, नहीं ऐसी बात नहीं है। लुक एट हियर, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्ड, तो मैं अपनी रेक्टेंगल छोटी करूंगा, मैं क्या करूंगा, अगर आपको प्रॉब्लम यहाँ पे है, इस किस्म की प्रॉब्लम आपके दिल में है कि ये तो जी इस तरह से हो जाएगा, तो जनाब ऐसी बात नहीं है, हम भी अपनी रेक्टेंगल छोटी कर लेंगे, ये लाइक दिस था, तो हम रेक्टेंगल इस तरह से बना लेंगे। अब हम इस रेक्टेंगल के ऊपर काम करेंगे फॉर एप्सिलॉन, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, सो रिमेंबर एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, राइट, और वी ऑलवेज लाइक टू एम्फेसाइज ऑन अ स्मॉलर एप्सिलॉन, ठीक है। तो दिस इज नॉट द केस दैट आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इन फैक्ट आई वांट टू शो यू, ठीक है, इसकी पिक्चर जो है उसको समझाने के लिए मैंने बड़ा किया था, तो अगर इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग है तो हम एक छोटी, उससे भी छोटी रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो जब भी डिसकंटिन्यूटी आएगी तो एक छोटी रेक्टेंगल आपको ऐसी ज़रूर मिलेगी जो कि इस डेफिनेशन को वायलेट कर लेगी। इसका तो अगर हमें एक भी एप्सिलॉन मिल जाता है ऐसा जिसकी करस्पॉन्डिंग हमारी डेफिनेशन जो है वो वायलेट हो रही है, तो दिस मीन्स दैट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। इस वजह से हम लिखते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन, अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो आपको ऐसी कोई एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं मिल सकती जिसके कॉरस्पॉन्ड आपकी कॉरस्पॉन्डिंग जो डेफिनेशन है वो वायलेट कर जाए। सो रिमेंबर, डोंट यू वरी, अगर ऐसा छोटा है तो हम रेक्टेंगल छोटी कर लेंगे, ये बड़ा मैं आपको माइक्रोस्कोपिंग इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाए। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, मजीद इसके बारे में कुछ बातें। और ये मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है, आप लिमिट की डेफिनेशन में जाके देखिए कि हमारा जो डेल्टा है वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे भी और पॉइंट के भी। पॉइंट चेंज करें तो तब भी डेल्टा चेंज होता है, और एप्सिलॉन चेंज करने से डेल्टा चेंज ही होता है। तो कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन में, कॉन्टीन्यूटी एट ए पॉइंट, हमारा जो डेल्टा है डिपेंडिंग अपॉन बोथ पॉइंट एंड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन पे तो करते ही करता है, लेकिन हमने देखा था कि पॉइंट को भी चेंज करने से हमारा जो डेल्टा है वो चेंज हो जाता है। सो दैट्स वाई सम पीपल लाइक टू राइट, कुछ लोग ऐसे भी लिख लेते हैं डेल्टा एप्सिलॉन ए,
कि हमारा जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन पे भी डिपेंड कर रहा है, ये पे भी कर रहा है, लेकिन हम इसको अंडरस्टूड समझते हैं और हम ऐसा नहीं लिखते। चलिए जी, अब कुछ रिमार्क्स। आज मैं सिर्फ डेफिनेशन की बात करूंगा, थ्योरम इंशाल्लाह कल से थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा, हमने 3 कंडीशन बनाई थी, 1, 2, 3। पहले थी एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, दूसरी लिमिट प्लस माइनस, और तीसरी थी ये दोनों बराबर हो, 1 इज इक्वल टू 2। ये 3 कंडीशन मैंने बनाई थी कि पहले में एफ ऑफ ए एग्जिस्ट और दूसरे में प्लस राइट लिमिट भी हो लेफ्ट लिमिट भी हो, और तीसरी कंडीशन थी दोनों जो है वो आपस में इक्वल हो जाए। तो अगर हमारे पास अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाती है तो हम कहते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। रिमेंबर, इफ एनी ऑफ द अबव 3 कंडीशन fails, then we say that function is not continuous. This is our first remark. And secondly, तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है हैज़ अ discontinuity at a, right? Number 1, if any of the above 3 conditions fails, then we say that f is discontinuous. That is, f has a discontinuity at x is equal to a. Second, अच्छा, अब अगर कंडीशन 2 जो है वो होल्ड करती है और 1 जो है वो होल्ड नहीं करती, ठीक है। इफ कंडीशन 2, second condition holds, but 1 and hence 3. क्योंकि अगर 1 होल्ड नहीं करती तो ऑफ कोर्स 3 भी नहीं करेगी। एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करता तो हाउ कैन यू कंपेयर, इसलिए मैंने लिखा बट 1 फेल्स और यानी कि कंडीशन 2, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट इक्वल है, दोनों लेफ्ट लिमिट भी है राइट भी है, दोनों इक्वल हैं, ये है सेकंड कंडीशन। और वर्क क्या है कि उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है ए के ऊपर, ठीक है। तो हम कहेंगे ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर आर दूसरा ये है कि इफ 1 and 2 hold but 3 fails, or if 1 and 2 hold but 3 fails, then we call it a removable discontinuity, at x is equal to a.
ये देखिए ज़रा, इसको समझिए कि हमने कहा कि कंडीशन 2 होल्ड करती है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन 1 होल्ड नहीं करती। 1 का मतलब एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम कहेंगे ये रिमूवेबल डिस्कॉन्टिन्यूस हो गया ना। अगर 1 एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होगी। आप इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते जब उनमें से एक है ही नहीं। हाउ कैन यू कंपेयर, राइट? तो हम कहेंगे ये रिमूवेबल डिस्कॉन्टिन्यूटी है। या फिर 1 एंड 2 होल्ड, यानी कि वैल्यू भी है और लिमिट भी है, लेकिन थर्ड फेल हो जाती है कि इक्वल नहीं है। अगेन वी हैव द सेम आइडिया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। तो तब हम कहते हैं कि ऐसे को कहते हैं रिमूवेबल डिस्कॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल इसलिए क्या प्रॉब्लम सिर्फ वैल्यू का हो रहा है। प्रॉब्लम किसका हो रहा है? वैल्यू का। दोनों केसेस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो आप एक नया फंक्शन डिफाइन कर लें जिसमें वैल्यू दे दें। फॉर एग्जांपल, अभी हमने आपसे बात की कि ये देखिए, अगर मुझे इस फंक्शन की बात करनी है, एफ एक्स जो है नहीं, मैं अभी ऐसे नहीं कहता। सो एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन जो है आप देखें, इसमें इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 2 के ऊपर रिमूवेबल डिस्कॉन्टिन्यूटी है। तो आप क्या करेंगे? आप डिफाइन करें जी एक्स और उसको कहें ये एफ एक्स ही है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू, और ये 4 है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। लुक एट, जब आप इसकी लिमिट निकालेंगे, बेसिकली वो आप इसकी लिमिट निकाल रहे हैं। और जी एफ 4, तो ये जो नया फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, उसका ग्राफ भी यही है। जस्ट आपने उस पॉइंट को फिल कर दिया जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। क्योंकि जब इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे, जब आप ये कैलकुलेट करेंगे लिमिट x टेंस टू 2 gx, और हमने कहा जब x टेंस टू 2 है तो x इज नॉट इक्वल टू 2 है, जब x इज नॉट इक्वल टू है तो ये fx है। सो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 fx, and when x is tends to 2, this means that x is not equal to, and when x is not equal, this is this. So ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट x square minus 4 over x minus 2, x tends to 2, which is equal to 4. And what is this? This is g of 2. So look at limit at 2 is equal to g of 2. इसका मतलब ये फंक्शन जो है g जो है वो कॉन्टिन्यूस है। अब जो f का ग्राफ क्या था? f का ग्राफ ये था, यहाँ पे पॉइंट था। और व्हाट इज g ग्राफ? आप गौर करें तो ये वही ग्राफ है, ये वही ग्राफ होगा, लेकिन अब ये यहाँ से फील्ड हो जाएगा। ना तो इवन ना हमने इसको ट्रांसलेट किया है, ना हमने रोटेट किया है, ना उसकी जगह को रिप्लेस किया है। जस्ट हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया कि वो जो डिसकॉन्टिन्यूटी है वो रिमूव हो गई है, उसका ग्राफ वही है। तो ये थोड़ा सा देख लें, ठीक है, क्योंकि ये भी वही है। जस्ट हमने ये जहाँ पे आप वो सर्कल, ओपन सर्कल बनाया था, अब वहाँ पे जो फील्ड हो गया, 4 की वैल्यू आ गई, तो इट्स द सेम ग्राफ, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन पहले फंक्शन से बेहतर है, लिहाजा ये उसकी एक्सटेंशन भी बन जाता है। आगे जाके बात करेंगे एक्सटेंशन क्या है। ओके जी, नेक्स्ट रिमार्क, जी हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर फंक्शन की वैल्यू भी अवेलेबल है और लिमिट भी अवेलेबल है, लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं है, तो हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। या वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लिमिट अवेलेबल है, तो हम कहते हैं ये रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है। यानी कि इसको रिमूव कर सकते हैं। यू कैन डिफाइन अ न्यू फंक्शन, जैसे मैंने डिफाइन किया, तो उसमें खुद ब खुद वो रिमूव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज remark number 3. If both one-sided limit exists but not equal, then it is called jump at x is equal to a. ठीक है, if both one-sided
limits exist but are not equal, then we say that at x is equal to a, that function has jump at x is equal to a, and this type of this continuity is called jump discontinuity. ले जी, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो तब ये तो हम इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, हम इसको रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो है रिमूवेबल नहीं है, ये एसेंशियल हो जाएगी क्योंकि ये जंप आ गया, ठीक है। एक लिमिट यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो अब हम इसको कवर नहीं कर सकते। तो यहाँ से यहाँ जो है लेट्स से लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको आप जंप कहेंगे। ये जो डिस्टेंस है ये आपकी लोअर लिमिट है। तो हियर जंप एट ए, ऐसे लोग निकाल भी लेते हैं कि वो होगी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ कोर्स f, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि दोनों जो है लिमिट्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है दैट इज कॉल्ड जंप, ठीक है। तो ये हम इसको जंप की बात करते हैं, राइट। और ये कहते हैं, इसको कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। थर्ड इज, फोर्थ इज if f is unbounded, if f is unbounded or oscillate near a, unbounded at a or oscillate oscillate near a, then f is discontinuous, then f is discontinuous. फॉर एग्जाम्पल ये हमने आपको बताया हुआ है 1/x sin 1/x at x is equal to 0। तो ये नियर जीरो, जीरो के नेबरहुड में इसमें ये अनबाउंडेड है, राइट। यू कैन फाइंड लॉट ऑफ पॉइंट्स इन द नेबरहुड जीरो वेयर 0.00001 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। यू कैन इंक्रीज, ये अनबाउंडेड है। दिस फंक्शन इज अनबाउंडेड, ये भी बातें मैंने की हुई हैं। आप अनबाउंडेड का लेक्चर कैलकुलेट कीजिए बाउंडेडनेस का, और उसमें देखिए हमने इसको प्रूव किया था कि अनबाउंडेड है। और ये जो है वो ऑसिलेट है। तो ये भी मैंने आपको लिमिट का चैप्टर जब पढ़ाया है तो वहाँ पे प्रूव किया कि ऑसिलेटर जिसके अंदर स्ट्रिप बनती थी। तो ये कॉन्टीन्यूटी को पढ़ने के लिए ये लिमिट का आइडिया जो बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने इसी वजह से हमने लिमिट के आइडिया को डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा लेबर करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव डिस्कस्ड दीज एग्जाम्पल्स इन डिटेल, ठीक है। आप प्रीवियस लेक्चर्स को दोबारा देखिए, ख़ास तौर पे लिमिट की डेफिनेशन और इसकी एग्जाम्पल्स, ओके। नंबर 5,
the function f has a simple या इसको कहते हैं और discontinuity of first kind if it is either removable or jump discontinuity। अगर हमारी डिसकॉन्टिन्यूटी जो है वो रिमूवेबल है या जंप डिसकॉन्टिन्यूटी है तो हम कहेंगे कि फर्स्ट काइंड की ये डिसकॉन्टिन्यूटी है, इसको हम सिंपल डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, और अगर हमारी जो है दूसरी वाली हो राइट, तो तब हम कहते हैं कि वो सेकेंड टाइप की है। एवरी अदर डिसकॉन्टिन्यूटी while every other discontinuity is called second kind। डिसकॉन्टिन्यूटी इसका अगर डिसकॉन्टिन्यूटी जो है वो अनबाउंडेडनेस की वजह से या जब वो ऑक्सीलेट की वजह से, तो तब हम कहते हैं कि हमारी जो डिसकॉन्टिन्यूटी है वो सेकेंड काइंड की है। लें जी, आज जस्ट इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन थी, वो हमने कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह कल हम इसकी एग्जांपल बनाएंगे और थ्योरम की बात करेंगे। ठीक है जी, आज इसको थोड़ा समझिए। और आज जो लोग इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो लिमिट की डेफिनेशन का लेक्चर भी रिवाइज कर लें, और पहले वाले भी लिमिट की डेफिनेशन और लिमिट की एग्जांपल जो हमने बनाई थी वो ज़रा थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें ताकि ये उसके साथ मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसकी एग्जांपल बनाएंगे और इसके थ्योरम्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।